11 जुलाई 2025 को एक आदमी कर्नाटका के कोर्ट में जाता है और वहां पर एक ह्यूमन स्कल प्रेजेंट करता है और फिर बताता है कि वो 1995 से 2014 तक करीब 20 साल तक वहां के एक मंदिर, धर्मस्थल मंदिर पर एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करता था और वहां पे उसने ऐसी करीब 100 बॉडीज वहां पर दफनाई थी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव के अंडर। ये एलिगेशन जैसे ही आया, ये ऑब्वियसली पूरे नेशनल लेवल पर ये न्यूज फैली और ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकली चार्ज एक एलिगेशन था, बल्कि यहाँ पर एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे पहले तो उस मंदिर के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उस रीजन में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में। फिर हम समझेंगे कि ये एलिगेशंस क्या है, कितने सीरियस है और उनकी डिटेल्स क्या है। और उसके बाद हम आएंगे वहां की एक छोटी हिस्ट्री पे, जो कि इसके जो एलिगेशंस है उनको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। और फिर जो उसका आउटकम आया उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इस मंदिर की। इस मंदिर का नाम है श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी टेम्पल। अब ये टेम्पल है किसका? तो यहाँ इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा होती है और ये मंदिर एक बहुत अनोखा मंदिर भी है, क्योंकि यहाँ पर पूजा होती है भगवान शिव की और जो पुजारी हैं वो है वैष्णवाइट सेक्ट के, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस मंदिर का वो है एक जैन फैमिली के पास। और ये अभी से नहीं, जब से इसकी स्थापना ही हुई है पिछले 800 सालों से एक जैन फैमिली इसके एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। और उस फैमिली का जो हेड होता है, जो हेड मेल होता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ होता है और उसी पोजीशन को यहाँ पर कहते हैं धर्म अधिकारी। धर्म अधिकारी इनके एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ होता है और वही उसका सारी चीजों को संभालता है। अब ये जो मंदिर है, ये सिर्फ रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर नहीं है, एक सोशल तरीके से भी, सोशल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर है। क्योंकि यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, ये सही बात है, लेकिन जो मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके अलावा और भी कई सारी ड्यूटीज निभाता है। जैसे कि वहां पर जाने वाले हर श्रद्धालु को, हर विजिटर को दिन में 2 बार की फ्री मील्स मिलती हैं। उसके अलावा इनके बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सोशल ड्यूटीज होती हैं, जैसे कि मास मैरिजेस ऑर्गेनाइज करवाना, जिसमें वो जो कपल्स आते हैं उनकी शादी का खर्चा भी उठाते हैं और हर एक दुल्हन को एक एक मंगलसूत्र भी अपनी तरफ से देते हैं। और इन शादियों में खुद धर्म अधिकारी भी प्रेजेंट होते हैं, वो वहां पर उन कपल्स को आशीर्वाद देने के लिए खुद प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वो कई सारी स्कॉलरशिप्स भी देते हैं हर साल। और यही नहीं, अगर हम और रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो उन्होंने उस सिर्फ उस रीजन में अकेले 200 से ऊपर मंदिरों को भी रिस्टोर करवाया है। तो यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं देख रहे हैं, वो जो दूसरे मंदिर है जिनको रेस्टोरेशन की जरूरत है पर शायद उनके पास फंड्स ना हो, वो उनको भी रिस्टोर करवाते हैं। और उसके साथ साथ अपनी सोशल ड्यूटीज भी पूरी करते हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो लोगों की शादियां करवानी हो, या फिर ऐसी जो भी सर्विसेज होते हैं वो भी निभाते हैं। और इसीलिए जो ये धर्मस्थल मंदिर है, ये धर्मस्थल मंदिर सिर्फ एक वहां पर एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखा जाता है, वो वहां पर एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है उस पूरे रीजन में। और धर्मस्थल सिर्फ उस मंदिर को नहीं कहा जाता, उस पूरे रीजन को भी कहा जाता है, उस टाउन को भी कहा जाता है जहां पर धर्मस्थल है। तो कई बार इस बारे में भी आपस में थोड़ा कंफ्यूजन होती है कि धर्मस्थल वो सिर्फ एक मंदिर है या टाउन है, ये दोनों को कहा जाता है। ये यहाँ पर याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अब जब हम इस मंदिर की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, उन जगहों पर ये जो जो सर्विसेज देते हैं, जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी वैल्यू है, उस चीज को समझ चुके हैं, इसके बाद अब समझते हैं यहाँ पर एलिगेशंस क्या लगे हैं। तो यहाँ पर एक आदमी आता है, वो बहुत ही ड्रामेटिक वे में मास्क पहनकर आता है और एक ह्यूमन स्कल को प्रेजेंट करता है और ये कहता है ये एक बॉडी से उसने रिकवर करा है, लेकिन सिर्फ उसने एक बॉडी नहीं दफनाई थी, ऐसी करीब 100 बॉडीज उसने धर्मस्थल रीजन में दफनाई थी। ये यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये नहीं कर रहा है कि धर्मस्थल मंदिर में उसने दफनाई थी, धर्मस्थल रीजन में उसने दफनाई थी। और ये बॉडीज थी किनकी? उसका कहना यह है कि ये जो बॉडीज थी ये वहां पर औरतों की थी, जिसमें कई अंडर एज गर्ल्स भी थी। और जब उसने इन बॉडीज को, इन डेड बॉडीज को पहली बार देखा था, जिस समय उसने दफनाई होंगी, उस समय उसका कहना था कि देख के ये कहा जा सकता था कि उनके साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ था, जिसके बाद उनका मर्डर किया गया होगा। और फिर जो एक कर्मचारी था, ये जो सफाई कर्मचारी था, इसको बोल के ये बॉडीज वहां पर दफना दी गई।
अब वो जब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यानी पुलिस, और उसने जो कोर्ट में जो स्टेटमेंट्स दी, उसने ये कहा कि ऐसे 13 स्पॉट्स, 13 जगह, 13 लोकेशंस उसको पता है जहां पर उसने खुद वो बॉडीज दफनाई थी। तो 13 ऐसी जगह थी जहां पर उसने डेड बॉडीज दफनाई गई थी, और आज की डेट पर अगर वहां पर खुदाई हो तो उनको रिकवर किया जा सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, वहां की जो सरकार है, जो वहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक बहुत सही कदम उठाया कि उन्होंने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सेटअप करा। और एसआईटी टीम की जिम्मेदारी थी कि वो अगर इसकी रिपोर्ट दें, तो एसआईटी टीम ने उसकी बताई हुई ना सिर्फ 13 लोकेशंस बल्कि टोटल 17 लोकेशंस पर खुदाई करी। और 17 लोकेशंस पर जहां खुदाई करी, तो उसके अकॉर्डिंग हर लोकेशन से बॉडी रिकवर होनी चाहिए थी, क्योंकि खुद उसने ही दफनाई थी। अब यहाँ पर उसके एलिगेशंस गलत साबित यहाँ होने लगे जब उन 17 जगहों पर जहां पर खुदाई हुई थी, वहां से सिर्फ 2 स्केलेटन्स रिकवर हुए। और अगर उसमें हम स्कल की बात करें तो सिर्फ एक स्कल रिकवर हुआ है, और 100 अलग अलग बोन के फ्रेगमेंट्स वहां से रिकवर हुए हैं। अब ये भी वहां पर हम नहीं कह सकते अभी कि वो औरतों के ही थे, और जो उसने नंबर कहा था 100, उसके तो आसपास भी नहीं है कहीं पे स्कल्स, डेड बॉडीज के रिमेन्स। और जो अभी वो बॉडीज वहां से रिकवर करी भी गई हैं, उनको ऑलरेडी टेस्ट के लिए भेज दिया गया है, तो पता चलेगा कि वो किसी औरत की है भी या नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो जो स्कल लेकर आया था, जो उसने कहा था उसने खुद रिकवर करी है एक डेड बॉडी से, वो स्कल को भी नहीं बता पाया कि उसने कहाँ से वो रिकवर करी थी, क्योंकि वहां पर उसका बचा हुआ शरीर होना चाहिए था। तो एसआईटी ऑफिशियल ने खुद ये स्टेटमेंट दी है कि उनको नहीं लगता कि जो उसने स्कल प्रेजेंट करा था कोर्ट में, वो उसने खुद रिकवर करी है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो स्कल उसको किसी और ने दिया है, और वो वहां पर सिर्फ झूठ कह रहा था। और जब एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलने लगा कि उसके क्लेम्स झूठे थे, एक एक करके उसकी बातें झूठ साबित हो रही थी, तो उसके बाद उसने प्रेशर में आकर खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो झूठ कह रहा है। और उसने ना सिर्फ ये बताया कि वो झूठ कह रहा है, बल्कि उसने ये भी बताया कि उसको जान को खतरा है अगर वो बाहर जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको ओरिजिनली प्रेशराइज करा था ये झूठ बोलने के लिए, वो उसके जान के लिए खतरा है, वो उसको मार भी सकते हैं। तो अभी पुलिस ने उसको खुद को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो चले जा रही है। और इस इन्वेस्टिगेशन के अंडर ही पुलिस ने उस इंसान के फैमिली को भी कांटेक्ट किया, जिसमें उसकी एक्स वाइफ बताती है कि ये जो उसने एलिगेशंस लगाए हैं ये उसके नज़र में झूठे हैं, क्योंकि वो उस इंसान से 1999 से लेकर 2006 तक मैरिड थी, जिसके बाद उनका डाइवोर्स होता है। तो औरत ने ये कहा कि उसने उन 7 सालों में एक बार भी ये जिक्र नहीं करा, एक बार भी ये मेंशन नहीं करा कि उसने किसी डेड बॉडी को वहां पर दफनाया है, या उस पर किसी भी तरह का किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रेशर बनाया है। और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि वो एक हैबिचुअल लायर है, क्योंकि जब उनके डाइवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट में, तो जहां पर वो एक ओथ के अंडर था, उसने वहां पर भी ये झूठ बोला था कि वो तो एम्प्लॉयड ही नहीं है ताकि उसको एलिमनी पे ना करने पड़े। तो उस औरत का ये कहना है कि ये इंसान बेसिकली पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसको झूठ बोलने की आदत है, और इसके एलिगेशंस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जब पुलिस वाले, जब एसआईटी वहां पे उसके गांव में भी पहुंची, तो उसके गांव वालों का भी यही कहना था, बल्कि एक गांव वाले ने तो ये कहा कि उसने जैसे न्यूज में देखा कि इंसान एलिगेशंस लगा रहा है, तो वो समझ चुका था कि ये एलिगेशंस जरूर झूठ ही होंगे। और उसका एक और क्लेम था कि उसने मास्क जो पहना है वो एनोनिमिटी के लिए पहना है, वो इसलिए पहना है ताकि उसको लोग पहचाने ना और उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन ये बात भी गलत साबित हुई एसआईटी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उनको ये पता चला कि उसने जब ये एलिगेशन लगाए थे, वो उससे पहले कई यूट्यूबर्स के साथ ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, जिसमें वो इन एलिगेशंस को डिस्कस कर रहा था। और यहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने सारी जो वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, जो वीडियोस शूट करी थी यूट्यूबर्स के साथ, वो बिना किसी मास्क के करी थी। तो एक ऐसा इंसान जो एनोनिमिटी चाहता है, वो जा जाकर यूट्यूबर्स के साथ बिना मास्क के वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करेगा जहां पर वो एलिगेशंस ओपनली डिस्कस कर रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि उसके ना सिर्फ एक बल्कि सारे जो पॉइंट्स थे, जो सारे उसके क्लेम्स थे, वो सारे झूठे साबित हुए हैं इस इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन यहाँ पर एलिगेशन सिर्फ एक नहीं था। जब ये एलिगेशन लगा, ये इंसान आता है, और मैं यहाँ पे नाम जान के नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी जब ये केस चल रहा है तो वहां उसमें नाम लेना ठीक नहीं है अलग अलग पार्टीज के लिए, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। इसके बाद एक और औरत आती है जो एलिगेशंस लगाती हैं कि 2003 में उनकी बेटी भी धर्मस्थल रीजन से गायब हुई थी। अब उनका ये कहना था कि उनकी बेटी एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, वो वहां पर 2003 में गई थी, जिसके बाद वो कभी वापस लौट के नहीं आई। अब उसके बाद
उनका एक इंटरव्यू होता है किसी यूट्यूबर के साथ, वो वीडियो वायरल जाती है क्योंकि उसमें वो क्लेम करती है कि उनकी एक्चुअली में कोई बेटी थी ही नहीं, बल्कि उन पर प्रेशर बनाया गया था किसी और के द्वारा कि वो ऐसा झूठा झूठा क्लेम करे, क्योंकि उस औरत का मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। तो इसलिए मंदिर पर प्रेशर बनाने के लिए वो झूठे एलिगेशन लगाए, तो उसका जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है वो सेटल हो सकेगा। हालांकि यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि उसने 2 दिन बाद दोबारा ये मेंशन करा कि उसने यूट्यूबर को जो स्टेटमेंट दी थी, यहाँ पर उस यूट्यूबर ने उस पर प्रेशर बनाया गया था। तो वो ऑलरेडी 2 बार यूटर्न ले चुकी है। पहले उस औरत ने कहा कि उसकी एक बेटी 2003 में उस रीजन से गायब हुई थी। फिर उसने कहा नहीं वो झूठ कह रही थी, उसकी एक्चुअली में कोई बेटी थी नहीं। फिर दोबारा उसने यू टर्न लिया और कहा कि नहीं उसकी बेटी थी, लेकिन उस पर प्रेशर बनाया गया था ऐसी स्टेटमेंट देने के लिए। लेकिन ये जो केस था उसमें एलिगेशंस यहीं पर खत्म नहीं हुए। इसमें एक तीसरा एलिगेशन भी आया जिसमें 2 भाई सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि 2012 में उनकी बहन भी धर्मस्थल रीजन से गायब हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी जो बहन थी वो एक 17 साल की अंडर एज गर्ल थी, जो अपनी एक दोस्त के साथ धर्मस्थल मंदिर में गई थी एज अ श्रद्धालु, वहां पे विजिट करने गई थी। जिसके बाद वो दोस्त तो वापस आ गई लेकिन उनकी बहन कभी वापस नहीं आई, और उन्होंने इसके बारे में पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन वो लड़की कभी वापस नहीं मिली। तो वो भी चाहते हैं कि उनकी बहन को भी ढूंढा जाए। हालांकि जब एसआईटी उस लड़की से जांच करने पहुंचती है जो उनकी बहन के साथ उस दिन मंदिर गई थी, उसने कहा कि उनकी बहन उस दिन उनके साथ आई ही नहीं थी। तो यहाँ पर एक और एलिगेशन था जिसकी बेसिक इंक्वायरी करते ही पता चल गया कि ये एलिगेशंस भी झूठ है। तो इस केस में जो 3 मेन एलिगेशंस थे और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसके बारे में मैंने आपको अभी तक बताया। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि इन एलिगेशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके पीछे एक कंटेक्स्ट है जो कि धर्मस्थल रीजन से रिलेटेड है, क्योंकि उसी के वजह से ये एलिगेशंस लगे हैं। और इसीलिए मेरा यहाँ पर ये बताना बहुत जरूरी है कि वहां पर धर्मस्थल की जो रिसेंट हिस्ट्री है वो क्या रही है। सच्चाई ये है कि धर्मस्थल जो रीजन है वो एक ऐसा रीजन है जिस पर पहले ऐसे केस हो चुके हैं। ये कोई आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर ऐसे केस असलियत में पहले हुए थे। और यहाँ पे पहला जो ऐसा सीरियस केस था वो था पद्मलता का। दिसंबर 1986 में एक 17 साल की बच्ची कॉलेज जाती है, लेकिन वहां से जब वापस आती है तो घर नहीं पहुंचती, और इसकी जो डेड बॉडी थी वो 2 महीने बाद एक जगह पर मिलती है, कंप्लीटली डिकम्पोज्ड कंडीशन में। तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ना सिर्फ उसके साथ एक हेनस तरीके से रेप हुआ होगा, बल्कि उसके बाद उस पर शायद एसिड छिड़क कर उसकी बॉडी को जल्दी डिकम्पोज करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से वहां पर कोई डीएनए सैंपलिंग ना हो पाए और जो अपराधी थे वो पकड़े ना जा सके। और आज इतने सालों बाद भी ये केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ है, और ना ही इसमें कोई अरेस्ट हुई थी, क्योंकि उस बॉडी को जिस कंडीशन में पाया गया था उसके बेसिस पे किसी को भी नहीं पकड़ा जा सका। और बात यहीं पे नहीं रुकती है। सेम ऐसा ही केस हमें 2012 में दोबारा देखने को मिला, जिसपे एक 17 साल की ही सेम एक अंडर एज लड़की थी। उस लड़की का नाम था सौजन्य। ये केस बहुत ही हाईलाइटेड केस है, एक तो इसलिए भी क्योंकि ये हमारी एक रिसेंट मेमोरी में। तो 2012 में सौजन्या जब स्कूल जाती है, उसके बाद वो भी जब वापस आती है, तो स्कूल बस ने तो उसको छोड़ दिया था, लेकिन वहां से वो बेचारी अपने घर नहीं पहुंच पाती है क्योंकि उसको बीच में ही उठाकर गायब कर दिया गया था। अब उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने पूरे जो उसके आसपास के लोग थे उनके साथ उस पूरे एरिया की छानबीन भी करी, लेकिन कुछ दिन बाद वो लड़की वहीं आसपास के एरिया में पेड़ से बंधी हुई मिलती है। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि उस एरिया में वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे उसको ढूंढने के लिए। तो यानी कि उस लड़की को ना सिर्फ वहां से उठाया गया था, बल्कि जो क्राइम है उसके साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था वो किसी दूसरे एरिया में हुआ था। फिर उसको वहां से उठाकर उस जगह पर बांध दिया गया और वहां पर वो बॉडी रिकवर हुई। उसके बाद ये जो केस चला इसमें एक आदमी को अरेस्ट भी किया गया जिसका नाम था संतोष राव। हालांकि जो सौजन्य के परिवार थे, खुद उनके परिवार वालों का भी ये मानना था कि ये जो इंसान है ये एक्चुअली में इनोसेंट है, ये असली क्रिमिनल है ही नहीं। और इसीलिए क्योंकि वो शायद क्रिमिनल नहीं था उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिले, और 2023 में उसको कोर्ट ने रिहा कर दिया। और दोबारा जब केस ओपन करने की बात हुई तो वहां के कोर्ट ने यही कहा कि इस केस को दोबारा उठाने का फायदा नहीं है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई सबूत नहीं मिल पाएंगे। ये एक ऐसा केस है जो आज भी वहां के लोगों के दिल में बहुत ज्यादा सीरियस है
और बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड केस है। इसमें बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कभी भी क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सका। अब यहाँ पर जो उंगलियां हैं वो इनडायरेक्टली जो धर्मस्थल मंदिर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर उठती हैं, क्योंकि उनका कहना है जो ये रीजन है ये कोई एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है। यहाँ पर एक ही इंस्टीट्यूशन है जो बहुत पावरफुल है, जो एक क्राइम करके उसको छुपा सकता है। और इसलिए जो इनडायरेक्ट उंगलियां उठती हैं वो कई बार इस मंदिर पर उठती हैं, वो इसके एडमिनिस्ट्रेशन पर जो है, जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन पर उठती हैं। तो ये जो रियल केसेस थे, जो फैक्ट्स थे, इसके बैकड्रॉप में अब हम समझ सकते हैं क्यों ये ऐसे एलिगेशंस लगाए गए, क्योंकि ये जो कंस्पिरेसी थी, क्योंकि ये बात तो तय कि इस बार जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही नहीं थे। ये एसआईटी टीम ऑलरेडी अनकवर कर चुकी है कि जो एलिगेशंस थे बिल्कुल झूठ थे, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं कि जो कॉन्स्पिरेसी थी ये क्यों उसमें दिखाया गया कि ये लड़कियों की ही लाशें थी। उसमें कई सारी लड़कियां अंडर एज भी थी, उनका रेप उसी एरिया के आसपास हुआ और वहीं पर उनको दफनाया गया, क्योंकि जिन्होंने ये लार्जर कंस्पिरेसी इस बार करी थी वो जानते थे कि ऑलरेडी वहां पर 2 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिसके वजह से आक्रोश पैदा करना आसान होगा। तो अब जब हम फाइनली समझ चुके हैं कि वहां का जो मंदिर है श्री धर्मस्थल मंदिर, उसकी जो इम्पोर्टेंस है हम वो भी समझ चुके हैं, उस पे जो एलिगेशंस इस बार लगाए गए हैं और कैसे वो एलिगेशंस गलत हैं हम ये भी यहाँ पर जान चुके हैं। और उसके साथ साथ जो कंटेक्स्ट था जिसकी आड़ में इस बार के एलिगेशंस लगाए गए हैं हम वो भी समझ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये जानना चाहिए कि जो आगे के पॉसिबल आउटकम्स हैं वो क्या है और अभी वहां पर चल क्या रहा है। तो अब थैंकफुली एसआईटी ने कहा है कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ पर खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। और इसमें वो अब ये देख रहे हैं कि ये बात तो प्रूव हो चुकी है, जो कंप्लेनेंट था जिसने ओरिजिनली कंप्लेंट फाइल करी थी वो झूठ बोल रहा था, लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकनी चाहिए। उसको आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने वो स्कल दिया था, उसको प्रेशराइज करा गया था। और यहाँ पर ये जानना भी जरूरी कि वो जुलाई से, जब उसने ये कंप्लेंट करी थी पहली बार, वो जुलाई से ही एक एक्टिविस्ट किसी और के घर पे रुका हुआ था। तो उन लोगों की भी जानकारी होनी चाहिए, उन लोगों के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो वहां पे अभी कर्नाटका की जो बीजेपी यूनिट है उनकी डिमांड है कि इस पे सिर्फ जो एसआईटी फॉर्म हुई है उससे काम नहीं चलेगा, एक एनआईए की प्रोब इसमें होनी चाहिए। उनका मानना ये है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, लेकिन इसमें जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है शायद उसको अनकवर करना उनके लिए मुश्किल हो, इसीलिए वो चाहते हैं कि एनआईए की प्रोब होनी चाहिए। और मेरा खुद का भी मानना यही है कि यहाँ पर एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन के द्वारा प्रोब होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई ये है, सच चाहे कुछ भी हो, चाहे जो उसने एलिगेशन लगाए वो झूठ हो चाहे वो सच हो, दोनों ही केसेस में बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर वो इंसान झूठ कह रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी वो फोर्सेस थी जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को जानबूझकर बदनाम कर रही है। लेकिन केस उससे भी बदतर हो जाता है अगर वो सच बोल रहा है। अगर 20 साल तक 1995 से लेकर 2014 तक वो इंसान 100 से ऊपर औरतों को, जिनका पहले रेप हुआ था उनके बाद मर्डर होकर फिर उसने उनकी लाशें दफनाई है, तो 20 साल तक ऐसा कैसे चलता रहा? 20 साल वहां पर सिर्फ एक सरकार तो थी नहीं, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की तो सरकार थी नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया कि एक जगह पर इतने बड़े लेवल पे इतना संगीन अपराध होता रहा और वहां पर किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, किसी गवर्नमेंट ने रोका नहीं, उस चीज को मेन स्ट्रीम में लाए नहीं। दोनों ही केसेस में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। और इसी नोट के साथ मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।